हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th के हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हिस्ट्री का 9th क्लास के चैप्टर 7, जिसमें था शांति का प्रयास था। उसमें हम लोग कर पढ़ चुके थे व्यवस्थायिक सभा क्या है और परिषद क्या था, इसके बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि जब बना था व्यवस्थायी संस्था राष्ट्रीय संघ बना था, उसमें सबसे पहले कितने सदस्य थे और उसके बाद कितने सदस्य हुए, इसमें कितने स्थायी सदस्य होते हैं और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी आप लिख कर हमें बताइए। हम लोग आज पढ़ेंगे सचिवालय। कौन बालय? सचिवालय। राष्ट्रीय संघ के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक सचिवालय कायम किया गया। कौन किया गया? सचिवालय कायम किया गया, जिसका प्रधान कार्यालय जिनेवा में था। यानी कि सचिवालय था राष्ट्रीय संघ का, जो प्रधान कार्यालय कहाँ था? जिनेवा में। कहाँ था? जिनेवा में। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे। इसके अंतर्गत कितने विभाग आते थे? 12 विभाग। किसके अंतर्गत? सचिवालय के अंतर्गत 12 विभाग आते थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक मसलों पर कार्य करते थे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर किसका कार्य करते थे? आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक कार्य करते थे। यह उन सभी संधियों का पंजीकरण एवं मसविदा तैयार करती थी जिसका संबंध राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था। इसका संबंध किससे होता था? राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था। उसी के बारे में ये सचिवालय जो था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्तरीय जो कार्यक्रम था, कूटनीतिक था, इसके बारे में यह काम किया करते थे। अगला करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका क्या है तात्पर्य, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों का क्या करना? विवाद को निपटारा करना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम था राजनीतिक, यानी कि बड़े बड़े देश जो राजनीतिक रूप से दोनों एक दूसरे से क्या करते थे? लड़ते थे। उस विवादों को क्या करना? खत्म करना ही इसका क्या था? काम था। जिसका मुख्यालय हॉलैंड, यानी कि आधुनिक हॉलैंड को अभी आधुनिक नाम, यानी कि अभी किस नाम से जाना जाता है? हॉलैंड को नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय इसको कौन नाम से जाना जाता था? हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। हॉलैंड अभी, अब हॉलैंड को अभी किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। करा कि इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के एक शहर जिसका नाम क्या है? हेग में स्थापित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में। हेग कहाँ? नीदरलैंड में। कहाँ हेग स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। यह असेंबली की महत्वपूर्ण मसलों पर राय तथा राष्ट्रीय संघ के विभिन्न विधानों की व्याख्या भी करती थी, परंतु इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं था। ये करता था, निर्णय लेता था, लेकिन जरूरी नहीं कि ये निर्णय लिया तो इस पर आप क्या कर सकते? इस पर प्रतिक्रिया यानी कि काम करना ही जरूरी है। जैसे मान लिए कि ए है, ये क्या है? बी है। ये ए राज है, कौन राज है? बी राज है। ये दोनों के बीच क्या हुआ? लड़ाई हुआ। अब लड़ाई हुआ तो इसमें समझौता करने के लिए कौन आएगा? तो दोनों के समझौता करने के लिए कौन आएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन न्यायालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आएगा। जब अब इसके दोनों के बीच में आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आएगा करने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आएगा करने के लिए ने, तो ये दोनों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहेगा कि देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, है ने, इस तरीक़ा से अपना शांति समझौता कर लो। अभी तो जरूर बाध्यकारी का मतलब होता है ना कि जरूरी नहीं कि इसका बात ये राष्ट्र भी माने और बी भी राष्ट्र माने। इसका इच्छा है ए राष्ट्र को तो मानेगा, बी राष्ट्र को इच्छा है तो मानेगा। अगर इसका इच्छा नहीं है तो ये मानेगा नहीं। इसी का अर्थ होता है कुछ बाध्यकारी नहीं थे, यानी कि मान है तो मानेगा, मान नहीं है तो नहीं मानेगा। उसी को क्या कहते हैं? बाध्यकारी नहीं है। अगर बाध्यकारी रहता तो हर हाल में ही क्या करना पड़ता? मानना ही पड़ता। जैसे हमारा राष्ट्र क्या है? हमारा न्यायालय है, हाई सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत में जो चीज़ लाएगा, कानून पारित करेगा, तो वो सभी को क्या करना है? मानना ही है। ऐसा नहीं कि बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी है। तो और कह सकते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? यानी कि हेड क्वार्टर। कौन क्वार्टर? हेड क्वार्टर कहाँ है? हेग में।
कहाँ में हेग है? हेग कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। कौन लैंड? नीदरलैंड में हेग स्थित है। तो उतना में इसी में बात, यानी कि हमको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कितना बात याद रखना है? 3 बात। इसका उद्देश्य क्या है? झगड़ों का क्या करना? निपटारा करना। दूसरा का मुख्यालय यहाँ कहाँ है? हेग में। हेग कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। तो इसका क्या है? इसका कार्य जो है, जो नियम है, जो बाध्यकारी है या नहीं? नहीं, मात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हमको 3 पॉइंट याद रखना है, उसी से क्वेश्चन आपको बनेगा। अगला कर रहा है, जो दिख रहा है दे रहा है कि आपको मिट गया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लिखा हुआ है। कर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या? प्रथम विश्व युद्ध का काल। का काल? प्रथम विश्व युद्ध का काल कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, खत्म क्या हुआ था? 1918 में। इसी को कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध का काल। प्रथम विश्व युद्ध का काल यूरोप में समाजवादी तथा मजदूर आंदोलन के विकास का काल था। ये किस आंदोलन का विकास का काल था? मजदूर आंदोलन का विकास का काल था, क्योंकि युद्ध में अधिशेष उत्पन्न की आवश्यकता ने औद्योगिक श्रम की महत्ता को क्या कर दिया? बढ़ा दिया था। इसे 1917 की रूसी क्रांति, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा रूसी क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। से भी बल मिला और इस तरह यूरोपीय देशों में मजदूरों की दैनिक आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। यह तत्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संघ के तत्वाधान में मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की क्या किया गया? स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ था? जिसका मुख्यालय जनेवा में है। तो आपको इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। देखिए, किताब में बहुत सारा चीज़ है, हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें इतना जानकारी होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम हम देते, एग्ज़ाम में बैठे तो उससे प्रश्न क्या हो जाए? बन जाए। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से हमको कितना पॉइंट याद रखना चाहिए, जो हम आपको एक पेज के माध्यम से लिख कर हम आपको क्या करते हैं? बताते हैं कि इसमें कितना होना चाहिए। तो जैसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है, तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में आपको बताते हैं। कितना पॉइंट आप लिखेंगे, नोट्स बनाइएगा तो क्या लिखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये क्या? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये कब आया था? उसके बीच में इसको ज़्यादा प्रभाव हुआ जब 1914 से 1918 के बीच में क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध। इसमें हुआ क्या? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को ताकत मिला किससे? जब 1917 में क्या हुआ था? रूसी क्रांति। कौन क्रांति? रूसी क्रांति। क्वेश्चन पूछेगा रूसी क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो रूसी क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? तो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि रूसी क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय का मतलब हेड क्वार्टर। मुख्यालय मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं हेड क्वार्टर। कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। तो आपको बस इससे इतना ही बात याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब उभर कर सामने आया? जब 1914 से 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब उधर आया था। तो इसको ज़्यादा बल मिला कब? 1917 में इसको बल मिला। क्यों जब बल मिला? रूसी क्रांति, जब रूसी क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को और बल मिला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जेनेवा में। बस आप इतना बात याद रखिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ भी नहीं सकता है। और नोट्स में भी आप चाहे तो नोट्स बनाकर इतना ही नोट्स में क्या कर लीजिए? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में इतना ही लिख लीजिए। ये हुआ था किस लिए? यूरोप में मजदूरों की आर्थिक स्थिति को क्या हो गया था? खराब हो गया था। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा था 1914 से 1918 में, तो हुआ क्या था? इस समय जितने भी मजदूर थे इनको काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूरे विश्व में सारा काम धंधा क्या हो गया था? ठप पड़ गया था, यानी कि खत्म हो गया था। तो ये इन लोगों को क्या हो गया था? भूखमरी का सामना कर रहे थे। इसलिए इन्होंने क्या श्रम संगठन बनाया और इस श्रम संगठन बनाकर यह एकता प्राप्त किया। करा अगला हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा क्या? राष्ट्र संघ द्वारा शांति के प्रयास। राष्ट्र संघ बना था, इसलिए बनाता गया था राष्ट्र संघ कि इससे क्या चीज़ का प्रयास किया जाए?
शांति का प्रयास किया जाए। तो किस तरीक़ा से प्रयास हुआ, नहीं हुआ, क्या फ़ायदा हुआ प्रयास से, क्या ये प्रयास में सम्मिलित राष्ट्रसंघ बना तो क्या सक्सेसफुल रहा या क्या ये इससे कोई फ़ायदा किसी देश को नहीं हुआ, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अब इस चैनल पर आप नए हैं तो लाल वाले बटन को, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपको जब मिले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें कि जितना भी जिस तरीक़ा से वीडियो हमें अपलोड करेंगे उस प्रकार से भी तुरंत आपके पास तुरंत इस वीडियो उपलब्ध हो जाए, जिसके लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर में लिख कर बताइए। और किसी प्रकार से कोई बात या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर इसको फिर से क्या कीजिएगा अगला बार में, तो हमको प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे। कह रहा है कि यद्यपि एक आज मुख्य कह रहा है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति पर परस्पर सहयोग था। इसका एक ही उद्देश्य ये था कि जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनेगा तो इसका उद्देश्य यही था कि क्या किया जाए, सभी राष्ट्र को क्या बनाए रखा जाए, शांति बनाए हुए रखा जाए। यद्यपि एक आज मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों के अंग थे। ये मूल रूप से किसका अंग था? कौन? राष्ट्रीय संघ शांति प्रयास का किसका अंग था? राजनीतिक गतिविधियों का अंग था। यानी कि राजनीतिक तरीके से ही क्या किया जाता था, इसको खत्म किया जाता था या शांति बनाया जाता था। तथापि इसके आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष भी कम नहीं थे, और आर्थिक पक्ष भी और सामाजिक पक्ष भी इसका क्या था, बहुत ज़्यादा था। राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने, निशस्त्रीकरण एवं आक्रमणकारी राष्ट्रों पर अंकुश लगाने में भले ही राष्ट्रीय संघ असफल रहा हो, परंतु युद्ध जनित समस्याओं को समाप्त करने में राष्ट्र संघ की काफ़ी सराहनीय भूमिका रही है। ये कहता है, खुद ये राष्ट्र संघ कहता है कि हो सकता है कि पूरे देश में शांति बनाए रखने में क्या रहा है, ये असफल रहा, लेकिन कुछ हद तक बहुत सारे समस्याओं में युद्ध को रोकने के लिए या युद्ध को बार बार टालने के लिए ये क्या रहा, सहानुभूति रहा, या कह सकते हैं सफल रहा, जिससे हमें इसे क्या करना चाहिए, इसको सहानुभूति देना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय संघ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी संघ में अंतर्राष्ट्रीय संघ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चूँकि राष्ट्र संघ का प्रथम कार्य युद्ध की परिस्थितियों को क्या करना था, रोकना था। राष्ट्र संघ का एक मुख्य काम था कि जितना युद्ध की कोई भी परिस्थितियाँ आए उसे क्या करना, रोकना है। उस परिस्थितियों को निपटारा करना, किस रूप में, शांति के रूप में निपटारा करना है। इसीलिए तो ही बनाया गया था, क्या, राष्ट्र संघ बनाया गया था। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, राष्ट्र संघ जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन थे, और किस दिन को राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप जल्दी बताएं हमें। अतः प्रारंभिक छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में राष्ट्र संघ क्या रहा, सफल रहा। यही कारण है कि छोटा मोटा जब झगड़ा होता था किसी राष्ट्र के बीच में, उसको सुलझाने में क्या रहा, सफल रहा। अपने 10-15 वर्षों की छोटी अवधि में, यानी 10-15 साल जितना भी अपना अवधि रहा, उस अवधि में ही इसने लगभग 40 छोटे बड़े राजनीतिक झगड़ों को जांच कर लिया था। ये कितने झगड़ों को जांच कर लिया था, 40 छोटे मोटे सभी झगड़ों को क्या कर लिया था, जांच कर लिया था। इसमें राष्ट्र संघ का समझौता, मध्यस्थता तथा अनुरोध की नीति का अवलंबन किया गया था। यही कारण था इसमें राष्ट्र संघ के जो समझौता 40 छोटे मोटे 40 झगड़ों को बंद किया गया था। किसके द्वारा, किसी के साथ समझौता करना। बोल सर इस समझौता क्या, हमको नहीं समझ में आता, हम बताते हैं आपको। मध्यस्थता करना, बोल सर हमें मध्यस्थता भी नहीं पता है। अनुरोध करना है, सर बोले हमें ये भी नहीं पता है। इसे हम देखते बताते क्या है। सबसे पहले तो समझते हैं क्या समझौता। समझौता क्या होता है जो बताते हैं। मानिए ये दो राष्ट्र है, ए है और क्या है, बी है। ये दोनों राष्ट्र में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है किसी चीज़ के लिए। तो राष्ट्रीय संघ आया, राष्ट्र संघ आया, इन दोनों के बीच में क्या स्थापित करेगा, समझौता। बोल सर इस है समझौता क्या, इसे कहेगा कि देखो लड़ाई तो हो गया, अब लड़ाई होने से कोई फ़ायदा और लड़ने से कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, तो ऐसा करो तुम क्या चाहता, तो ये कहेगा कि इसको क्या देना पड़ेगा,
500 रुपया हमको देना पड़ेगा, किसको, बी को, क्योंकि हमको 500 को क्या हुआ, नुकसान हुआ। ए भी बोलेगा कि हमको बी को भी क्या देना पड़ेगा, हमको 1000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी 1000 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो इसके बीच में आएगा कौन, राष्ट्र संघ, और कहेगा ऐसा किया जाए, कैसा किया जाए, ऐसा किया जाए कि तुम्हारा ही बात हम देखेगा, और कहेगा कि चलो तुम 100 नहीं, कितना 400 रुपया इससे ले लो, और 1000 नहीं मांग रहा था, कितना, ये 500 रुपया तुमसे लेगा, 1000 नहीं कितना लेगा, 500 रुपया लेगा, और दोनों में क्या कर दो, समझौता कर लो। अब दोनों में क्या हुआ, अब कितना का फर्क रहा, 100 रुपया का फर्क रहा, 400 देगा, ये कितना 500 देगा, यानी 400 ही देगा, ये 500 इससे लेगा, यानी कि ये कहें तो ये किससे लेगा, 100 रुपया लेगा, तो यानी कि 100 रुपया में क्या हो गया, यहाँ समझौता हुआ। यानी कोई भी चीज़ का समझौता होगा, यानी कि दोनों को क्या करना, दोनों की परिस्थितियों को क्या करना, समझौता करके एकत्र करना, यानी दोस्ती बनाना। यानी कि ये आकर क्या करेगा, समझौता करेगा, और कहेगा कि हम नहीं देंगे 100 रुपया, तो ये राष्ट्रीय संघ कहेगा कि हम 100 रुपया दे देते हैं तुमको, और क्या कर लो, दोनों में क्या कर लो, समझौता कर लो, दोस्ती बना लो। इस तरीका से क्या हो जाता है, समझौता। बोल सर मध्यस्थता क्या होता है, मध्यस्थता, मध्यस्थता। अब देखो जब ये दोनों लड़ रहा था तो बीच में कौन आया, बीच में कौन आया, बीच में यानी मध्य में कौन आया, राष्ट्र संघ। इसी को कहते हैं, राष्ट्र संघ को क्या, मध्यस्थता कहते हैं। यानी मध्य में आकर दोनों पार्टी को क्या करे, समझाए, उसे क्या कहते हैं, मध्यस्थता। लेकिन लड़ावे वाला रहेगा, गांव घर में आप लोग देखते हैं लड़ाई होता होगा, तो 2 को लड़ा तो 1 आएगा और उसको जानबूझ के क्या कह देगा कि फलना तो ऐसे किया और उसे किया, और जान के बोला कुछ कि खराब है, तो और 2 बात लगा के बोल देगा कि खराब, तुमको तो कहा तुमको जज्जा पर मिलेगा, उसको नचनिया छोड़ा देंगे मार के एकदम, है ना, गर्दावा उड़ा देंगे, ये बोल दिया। तो इसका मतलब ये बोला था ये नहीं, लेकिन बी क्या बोल दिया, जाके बोल दिया बी को कि कह रहा था तुमको मारेंगे। अब ये दोनों में मध्यस्थता हुआ नहीं, ये तो और लड़ाने का काम किया, तो ये मध्यस्थता नहीं कहलाई। यानी कि जो शांति रूप से दोनों का लड़ाई को, झगड़ा को शांत करा दे, उसे क्या कहते हैं, मध्यस्थता कहलाते हैं। या नहीं सुनेगा तो, अगर नहीं सुनेगा तो ये क्या कर सकता है, राष्ट्रीय संघ जो आया, राष्ट्रीय संघ आया तो अनुरोधन करेगा कि देखिए मान लीजिए गोड़ हाथ पैर जोड़ेगा, जो भी करेगा अनुरोधन कर सकता है। इसको दोनों को तो मार के तो नहीं शांत कर देगा, तो इसी को कहते हैं अनुरोध। इसी तरीका से कितने छोटे मोटे 40 झगड़ाओं को कौन किया, राष्ट्रीय संघ, कौन संघ, राष्ट्रीय संघ ने क्या कर दिया था, सफल रहा था। समझाने में क्या रहा था, मध्यस्थता करने में, अनुरोध करने में, समझौता करने में, या शांति के रूप में बनाए रहने में क्या रहा था, सफल रहा था। अगला हम लोग देखते हैं, अगला करा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को किस तरीक़ा से सुलझाया जाता था, और उसमें ही सुलझाने में इसका क्या महत्व था, उसी को कहते हैं भूमिका। करा इस कार्य में राष्ट्रीय संघ के प्रयास सराहनीय एवं सफल कहे जा सकते हैं। इस समय कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय था, अंतर्राष्ट्रीय संघ जो था, इसका बहुत बड़ा प्रयास रहा और बहुत लोगों का काफ़ी हद तक सफल भी रहा। 1920 में स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठे ऑर्किड द्वीप विवाद, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य उठे साइलोसिक विवाद तथा मिथुलोनिया के बीच उठे विवादों को ही क्या किया था, बढ़िया से शांत करवाया था। बोल सर हमें समझ में नहीं आया, हमें बढ़िया समझाएं। समय था 1920 की बात है, कई की बात है, 1920 की बात है। 2 राष्ट्र थे, 2 राष्ट्र का नाम क्या था, स्वीडन, और दूसरा राष्ट्र का क्या नाम था, स्वीडन और फिनलैंड। कौन लैंड, फिनलैंड। ये दोनों के बीच स्वीडन और क्या था, फिनलैंड था। अब स्वीडन और फिनलैंड के बीच में क्या था, विवाद था, किसके लिए, एक द्वीप था, उसका नाम का द्वीप का था ऑकडेन द्वीप। कौन द्वीप था, ऑकडेन द्वीप। ये दोनों द्वीप में स्वीडन कहता था कि इस पर मेरा हक है, फिनलैंड कहता था इस पर मेरा हक है। ये दोनों इसके लिए क्या, लड़ने के लिए क्या था, तैयार था। लेकिन कौन आया, बीच में आया राष्ट्र संघ। कौन संघ, राष्ट्र संघ आया। ये दोनों की मध्यस्थता कर अनुरोध करके दोनों से क्या, युद्ध से बचा लिया। फिर उसी प्रकार से एक और हुआ जर्मनी के बीच में, जर्मनी और कौन, पोलैंड। कौन लैंड, पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच में मध्यस्थता किया था। फिर उसी प्रकार से हुआ कौन, इसके लिए हुआ था लिथुनिया। क्या नाम था, ल्यूथानिया की जो राजधानी था, उसका राजधानी का नाम था क्या, विलना।
विलना को लेकर किसके, पोलैंड, कौन लैंड, पोलैंड एवं लिथुनिया में क्या हुआ था कि मध्यस्थता कर कर इसमें राष्ट्रसंघ ने इसका क्या किया था, सुलझाया था। कौन, राष्ट्रसंघ ने भी करा। लिथुनिया की विलना को लेकर पोलैंड के लिथुआनिया के मध्य विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ क्या रहा, सफल रहा। 1905 ईस्वी में यूनान और बुल्गारिया के मध्य शुरू हुए युद्ध में यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्रसंघ ने बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक दिया। इसने युद्ध को विस्तार को इसी ने क्या 1905 में बाल्कन क्षेत्र में युद्ध होने वाला था 1905 में, 1995 में इसी को क्या कर दिया इन्होंने, राष्ट्रीय संघ ने क्या किया, इसको रोक दिया। यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्रसंघ ने बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक दिया। यह राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बाल्कन क्षेत्र में जो युद्ध का परिस्थिति बन गया था उसको रोका कौन, राष्ट्रसंघ ने। इस सबसे बड़ा क्या था, उपलब्धि था। इसी तरह पेरू द्वारा पड़ोसी राज्य कोलंबिया के नगर पर अधिकार को राष्ट्रसंघ ने अनुचित बताया और पुनः यह क्षेत्र को कोलंबिया को वापस प्राप्त कर दिया और कहा जब पेरू जो है, कौन है, पेरू और कोची कोलंबिया में, ये दोनों में विवादित क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने अनुचित बताया कि पेरू पर जो कब्जा के लिए कोलंबिया क्या अच्छा नहीं है खेले है, तो पेरू जो क्षेत्र था किसका, कोलंबिया का, जिस पर यह अधिकार किया था उसने क्या कहा, इसको लौटावो। तो यह क्षेत्र कोलंबिया को वापस लौटा दिया गया। प्रयुक्त समस्याओं के समाधान में जनमत संग्रह एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नीति का अपनाया गया था। यही कारण था इसमें जनमत संग्रह अंतर्राष्ट्रीय नीति को क्या किया गया था, अपनाया गया था। परंतु अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर राष्ट्रीय संघ की प्रभावहीन भूमिका ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रों को बल मिला। जैसे 1931 में जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार चीन बना। 1931 में जापान के जो साम्राज्यवादी नीति का शिकार कौन बन गया था, चीन बन गया था। उस पर राष्ट्रसंघ ने हस्तक्षेप के बावजूद भी चीन के प्रांत मंचूरियन पर जापान ने अपना सैनिक वापस नहीं बुलाया। इस समय हुआ था क्या, जब इसमें हम आपको समझाते हैं 1901 की बात है। कब की बात है, 1901 की बात है। अजी कब की बात है, 1931 की बात है। 1931 में हुआ कुछ ने जापान कौन पान, जापान किस पर ने, चीन पर, किस पर, चीन पर अपना क्या कर दिया था, अपना सेना को क्या कर लिया था, जमा लिया था, यानी कि अपना हस्तक्षेप कर दिया था। लेकिन कहाँ पर, मंचूरियन, जो आप खाए होंगे, कौन चूरियन, मंचूरियन पर कब्जा कर लिया था। कौन, जापान। मंचूरियन किसका हिस्सा था, चीन का, लेकिन कब्जा कौन के लिए था, जापान। यहाँ पर राष्ट्रसंघ बहुत कोशिश किया इसको हटाने के लिए, लेकिन जापान अपना सैनिक को यहाँ से हटाया नहीं था। यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ने जापान पर क्या, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर एटम बम अमेरिका के द्वारा गिराया था, क्योंकि बहुत उस समय शक्तिशाली राष्ट्र था जापान। कर लिया। असफल से इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने, ये असफल रहा। यही कारण था कि इटली के तानाशाह कौन हुआ था, तानाशाह मुसोलिनी। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बल मिला और इस क्रम में उसने अफ्रीका देश असीबिनिया पर आक्रमण कर दिया। और जब जापान क्या हुआ, जब जैसे आप पड़ोसी में देख इसकी होता वैसे ही जापान चीन से निकला नहीं, मंचूरियन पर कब्जा कर ले रहा, तो समझ गया कौन, इटली के, किसके, इटली के, कौन, इटली के जो सैनिक था उसको नाम क्या था, यहाँ का शासन था मुसोलिनी। इस समझ गया कि वो जब ई कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकता। इसने भी क्या कर दिया, मुसोलिनी ने समझ गया और अफ्रीका के अबिसिनिया, अफ्रीका देश अफ्रीका के नाम था अबिसिनिया, कौन सीनिया, अबिसिनिया पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अबिसिनिया पर क्या कर लिया, आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार ले लिया। अबिसिनिया के विरोध करने पर राष्ट्रसंघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया। ऐसा किया अबिसिनिया पर कब्जा कर लिया कौन, मुसोलिनी ने। मुसोलिनी कहाँ था, इटली के था, लेकिन इसके बावजूद भी इसको क्या, इस पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा दिया। उसके बावजूद यहाँ पर से हटा नहीं, परंतु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ से हटा नहीं तो विरोध करे या न करे, कुछ से कोई फर्क इसको नहीं पड़ा।
इससे राष्ट्रसंघ की कमजोरी उजागर होगी। इसे पता चल गया वो राष्ट्रसंघ कुछ कर नहीं सकता। अगर ये कहा, अगर मान लिए तो ठीक है, नहीं माने तो कुछ हम पर कर दबाव डाल सकता नहीं है। फलस्वरूप छोटे छोटे राष्ट्रों की भी विशाल राष्ट्रीय से उठने लगा विश्वास। क्या हुआ, बहुत छोटे मोटे राष्ट्र भी था, उस पर भी राष्ट्रसंघ से क्या होने लगा, विश्वास उठने लगा। जब नियम तोड़ने लगा, जब कानून का रक्षक ही बन जाएगा भक्षक, तो जो जनता भी तो क्या करने लगा, उसके विश्वास को क्या करने लगेगा, उसके विश्वास को हटाने लगेगा, या कह सकते हैं उसके विश्वास को छोड़ने लगेगा। होकर हिटलर ने वर्साय की संधि को कर विश्वास होने लगा। अबिसिनिया में मुसोलिनी की विजय से प्रेरित होकर हिटलर ने वर्साय की संधि को अवहेलना करना शुरू कर दिया। यही कारण हुआ ने, हम पढ़ाएंगे हिटलर के बारे में। मुसोलिनी जैसे ही इस पर अवहेलना किया राष्ट्रसंघ के, तो ये भी समझ गया कि वो हमें भी अब लगता है क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो हिटलर ने वर्साय की जो संधि हुआ था उससे भी क्या करने लगा, अवहेलना करने लगा, उसको छोड़ने लगा। यही कारण हुआ कि 1938 में उसने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कौन कर लिया 1938 में, कौन, हिटलर ने। और 1 सितंबर 1939 को जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण हुआ, और 1 सितंबर 1939 को जैसे ही पोलैंड पर क्या हुआ, आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। इसी से क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। सोचिए अगर दो इटली, जापान नहीं सुना, देखिए धीरे एक दिन से युद्ध नहीं होता। जापान किसका, राष्ट्रसंघ का नहीं सुना, ये किस पर कर लिया, मंचूरियन पर, जो चीन का सम्राट था मंचूरिया पर क्या कर लिया, अधिकार। उसीलिए उसके देख हिस्से में इटली मुसोलिनी जो था अफ्रीका के अबिसिनिया पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। इसको देख हिस्से में जर्मनी के जो था हिटलर ने उसको इस पर कर लिया, हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रीय संघ को छोड़कर 1938 में चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। और धीरे धीरे 1 सितंबर 1939 में इसने पोलैंड पर क्या कर लिया, आक्रमण कर दिया। इसी प्रकार से जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण हुआ 1 सितंबर 1939 को, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, आरंभ हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। 1936 ईस्वी में स्पेनिश गृह युद्ध के में हिटलर तथा मुसोलिनी के हस्तक्षेप से प्रजातंत्र के समर्थन की पराजय हुई। इस हस्तक्षेप को राष्ट्रीय संघ ने असहाय बनाकर देखा। यह प्रजातंत्र आदर्श पर कुठारघात था, जिसने अधिनायकवाद के नेतृत्व में युद्धोन्नाप कायम हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान इटली संघ में इंग्लैंड जैसा फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र खुलकर इटली के समर्थन में आ गए। शक्तिशाली राष्ट्र ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हस्तक्षेप की नीति के राष्ट्रसंघ की प्रसंगति पर ही प्रसन्नी पर चिन्ह लगा दिया। यही कारण है कि धीरे धीरे क्या हो गया, विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, सभी देश एक दूसरे से लड़ने लगे और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। यानी कि छोटा एक काम कौन माना, नहीं माना, जापान नहीं माना, और उसको लेके फिर कौन, इटली के जो थे सरकार मुसोलिनी ने माना, और फिर उसका देख इसकी कौन ने माना, हिटलर ने माना। और धीरे धीरे ऐसा ही राष्ट्र में क्या, पूरे राष्ट्र में फैला चला गया और सब एक दूसरे से क्या होने लगे, लड़ने लगे। आज तक इतना ही रह देते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका वीडियो तक अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।